आज सबसे पहले हम देखते हैं कि चीज़ों को हम ग्रुप में कैसे रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे मतलब ग्रुपिंग करनी है किसी चीज़ की। जैसे देखिए ना, अब यहाँ पे ना एक H1 है जिसमें लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन, और एक है पैराग्राफ जिसमें लिखा हुआ है इस तरह से कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है। हमने ना, आप चाहते हैं कि इन दोनों के एंड पे ना बैकग्राउंड कलर आ जाए थ्रू CSS। ठीक है, ये फिलहाल नज़र कैसा आ रहा है हमें वो देख लेते हैं। ये था, ये वाला कोड शायद है, तो यही कोड, लेकिन हमने यहाँ पे Ctrl+S नहीं किया। ठीक है, क्योंकि हमने चेंज कर लिया था ना कोड। ये देखिए ये। ठीक है, हम चाहते हैं कि अब थ्रू CSS हम इनके ऊपर ना बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर लें। तो उसके लिए हमारा हेडर H1 और P को पिक करेंगे हम। H1 और P का टैग, और इसको हमने क्या कहना है, इसको हमने कहना है कि बैकग्राउंड कलर जो है वो ग्रीन हो जाए। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको। देखें ये क्या, इसका अलग बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया, इसका अलग हो गया। हम चाह रहे हैं कि जो अंदर गैप है ना, ये गैप जो है ना वो ना मतलब रहे, वो भी ग्रीन हो जाए। तो उसके लिए हमें पता है क्या करना होगा, हमें यहाँ पे इन दोनों को ग्रुप करना होगा। ग्रुप करने के लिए हम जो है वो लगा देते हैं div का टैग। ठीक है, अब ये दोनों ग्रुप हो गए हैं, एक ग्रुप के अंदर आ गए, डिवीजन हो गई है इनकी। और हम यहाँ जो बैकग्राउंड कलर असाइन करेंगे वो भी किसको असाइन करेंगे, div के टैग को। अब उससे क्या होगा, ये देखिए, जो हमारे पास स्पेस आ, क्योंकि हमने पूरे div को असाइन किया ना, तो div में जितनी भी चीज़ें थी उन सबको बैकग्राउंड कलर असाइन होगा, पूरे div को। ठीक है, हम चाहें तो इस div को बॉर्डर असाइन कर सकते हैं। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कर देते हैं। ब्लैक के लिए आपको पता है ये कलर होता है आपके पास, हेक्साडेसिमल में दे, ये देखिए ब्लैक। अब हम चाहते हैं यहाँ से ना इसके ये भी कम हो जाए, इसकी विड्थ कम हो जाए, ये बहुत ज़्यादा है। ये हम HTML में नहीं कर सकते थे। HTML में बाय डिफ़ॉल्ट वो ना पूरी हाइट विड्थ 100% लेता है कोई भी एलिमेंट। थ्रू CSS अब हम इसकी विड्थ कम कर सकते हैं। कैसे, हम यहाँ पे लिखेंगे विड्थ फॉर एग्जांपल 400 पिक्सल। अच्छा, विड्थ अगर मैं करती हूँ ना 75%, ठीक है, अभी ये 100% है, हमने 75% की, उससे क्या हुआ, ये देखिए स्क्रीन का 3/4 हिस्सा। अगर मैं कर देती हूँ विड्थ 50%, 50, तो आधी से, इसका मतलब है हाफ ऑफ स्क्रीन। ये देखिए इतनी विड्थ होगी। ठीक है, अब अगर मैं कहती हूँ कि इसको पिक्सल्स में भी दे सकते हैं वैल्यू, 200 पिक्सल, ये इतना होगा। ठीक है, अगर ये बहुत छोटा हो गया तो आप इसको मतलब बढ़ा, तो पिक्सल्स में भी दे सकते हैं, विड्थ में भी, परसेंटेज में भी दे सकते हैं, CM में भी दे सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ये क्या बन गया, ये एक बॉक्स टाइप बन गया है। ठीक है, अब अगर आप इसको मार्जिन असाइन करेंगे ना, मार्जिन, इसको हम कहते हैं मार्जिन लेफ्ट, तो देखिएगा ये स्क्रीन से थोड़ा आगे मूव करेगा बॉक्स, स्क्रीन से आगे। मार्जिन लेफ्ट में कह देती हूँ 20 पिक्सल। ठीक हो गया, तो ये स्क्रीन से थोड़ा सा आगे मूव कर जाएगा ये। और अगर मैं यही इसको पैडिंग देती हूँ, मैं पैडिंग में एक ही वैल्यू दूंगी तो उसका क्या मतलब होता है, कौन बताएगा मुझे उसका क्या मतलब होता है अगर पैडिंग में एक वैल्यू दिए। मैम बॉर्डर के अंदर जो एलिमेंट होते हैं ना उनको मूव आगे करवाता है। और एक वैल्यू का क्या मतलब है, यहाँ एक वैल्यू दी है, वो सब पे होगी अप्लाई, वो मतलब टॉप बॉटम लेफ्ट राइट।
हाँ जी, तो ये चारों साइड से 5 पिक्सल हो जाएगी, यस। चारों साइड से। अभी देखिएगा आप, ये चारों साइड से इतना इतना फासला हो गया, ठीक है। अगर हाइट और विड्थ सेम कर देना, अगर आप हाइट भी, तो वो स्क्वायर बॉक्स बन जाएगा। एक किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, अगर हाइट और विड्थ सेम कर दें तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, बस स्क्वायर बॉक्स बन जाएगा। ये देख, स्क्वायर बॉक्स, इधर भी उतना है उधर भी इतना है, ठीक है, और तो कुछ भी नहीं हुआ। पहले जो थी इसकी हाइट जो है ना, वो डिफ़ॉल्ट हाइट थी, जितना इसमें टेक्स्ट आ रहा है, जितना टेक्स्ट था ना उसके अकॉर्डिंग इसकी हाइट थी। अब हाइट बढ़ाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा, आप हाइट बढ़ती जाएगी और क्या, कुछ भी नहीं होना। और अगर मैंने जस्ट एक साइड से पैडिंग देनी है, एक साइड से, तो उसके लिए फिर मैं लिखूंगी यहाँ पे पैडिंग लेफ़्ट राइट, कुछ भी जिस साइड से हम देना चाहते हैं, लेफ़्ट साइड से, राइट साइड से, ठीक है। तो अगर हम जस्ट पैडिंग लिखेंगे और एक वैल्यू देंगे तो ऑल साइड पे अप्लाई हो जाएगी। ठीक हो गया। इसमें ये बॉक्सेस स्क्वायर बॉक्स बन गए, ठीक है। ये यही था इसमें कि ना बॉक्स बनाना, एक उसको हाइट और विड्थ उसकी सेट करना, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं इंडेंटेशन। अब ना मैं ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं यहीं से आपको करवा देती हूँ इंडेंटेशन, ये फिर आप चेक कर सकते हैं वहाँ से। इंडेंटेशन जो है वो पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई होती है। इंडेंटेशन का क्या, अब इसके ऊपर क्या, यहाँ क्या किया हुआ है, पी के टैग को पिक किया हुआ है, ठीक है। मैं इसको साइज बढ़ाएगा, पी के टैग को पिक किया और लिखा हुआ टेक्स्ट इंडेंट 50 पिक्सल। इससे पता क्या होगा, पैराग्राफ की जो पहली लाइन है ना, वो 50 पिक्सल आगे होगी, ठीक है। जैसे पहली लाइन थोड़ा सा आगे से चल रही है, फिर बाकी लाइनें जो हैं वो आम पैराग्राफ की तरह उसके जो है ना वो मतलब कॉर्नर सेम चल रही हैं। इसको हम कहते हैं टेक्स्ट इंडेंट की प्रॉपर्टी, ठीक है। फिर आ जाते हैं लेटर स्पेसिंग। अगर आप चाहते हैं कि आपने जो हेडिंग लिखी है ना उसमें जो लेटर्स हैं, जैसे इंट्रोडक्शन लिखा है IN, आई और एन के दरमियान आप स्पेस डालना चाहते हैं हर लेटर के दौरान, तो उसके लिए आप लिख सकते हैं लेटर स्पेसिंग 3 पिक्सल। तो इसमें ना लेटर्स के दरमियान 3 पिक्सल की स्पेस आएगी, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। मतलब आई इधर है तो एन इधर होगा, जैसे ये लेटर है, एल इधर है, ई इधर होगा। और अगर आप यही माइनस में दे दें तो क्या, 3 पिक्सल की स्पेस इसमें से ख़त्म हो जाएगी, तो वो लेटर एक दूसरे के ऊपर जो है ना वो ओवरलैप होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर आपने लाइंस के दरमियान स्पेस देनी है, आप चाहते हैं पैराग्राफ के अंदर जो लाइंस है ना उनके दरमियान फासला हो, उसके लिए आप लिखते हैं लाइन हाइट, लाइन हाइट, ठीक है। वो आप दे सकते हैं 1.5 उतने पिक्सल जो है ना वो लाइन हाइट आ जाती है। लाइंस के दरमियान स्पेस को कहते हैं लाइन हाइट। फिर है टेक्स्ट डायरेक्शन। बाय डिफ़ॉल्ट जो टेक्स्ट आपका डिस्प्ले होता है ना वो लेफ़्ट टू राइट डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। पहला टेक्स्ट लेफ़्ट साइड पर डिस्प्ले होता है इधर। अगर आप चाहते हैं कि ये इधर से शुरू हो, यहाँ से डिस्प्ले होना शुरू हो, तो फिर हम वहाँ पे, अगर आप पैराग्राफ को चाहते हैं, हेडिंग को चाहते हैं, तो हम उसे पिक करके CSS में क्या लिखेंगे, डायरेक्शन RTL। RTL का मतलब है राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाती है इसी तरह से वर्ड स्पेसिंग। वर्ड्स के दरमियान अगर आपने स्पेस डालनी हो तो उसके लिए आप लिख सकते हैं, उसमें जो वर्ड्स आपको पता ही है क्या होते हैं, ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है, इनके दरमियान स्पेस ज़्यादा हो जाएगी। जैसे लेटर स्पेसिंग थी लेटर के दरमियान स्पेस, और वर्ड स्पेसिंग वर्ड्स के दरमियान। इस तरह माइनस में देंगे तो वो ओवरलैप होना शुरू हो जाएंगे, मतलब स्पेस कम करनी है, ठीक है, कम करनी है। फिर नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है टेक्स्ट शेडो। ये मैं अप्लाई करके बता देती हूँ कि टेक्स्ट शेडो हमारे पास क्या होता है। इसमें 1 2 3 वैल्यूज़ पहले दी हुई हैं। टेक्स्ट शेडो 3 पिक्सल 2 पिक्सल रेड। ये 3 पिक्सल 2 पिक्सल क्या है, ये हम लगाएंगे तो फिर आप जज कीजिएगा खुद ही कि ये क्या है। जैसे हमने यहाँ पे ना एक लगाया H2, ठीक है, इसको हमने दे दिया नाम, भी अंदर लिख देती हूँ मैं टेक्स्ट शेडो, और ये H2। अब यहाँ पे देखिएगा मैं H2 को पिक करती हूँ CSS में, और प्रॉपर्टी का नाम है टेक्स्ट शेडो। पहले मैंने वैल्यू दी है 2 पिक्सल, फिर दिया 2 पिक्सल, फिर मैंने कलर दिया है,
कलर से तो पता चल जाता है कि शेडो का कलर होगा, लेकिन 2 और 3 पिक्सल का क्या मतलब है ये आप नोट कीजिएगा। अभी मैं सेव कर लूँ, वहाँ पे कंट्रोल एस प्रेस किया और अब देखते ये शेडो का, टेक्स्ट का शेडो तो रेड कलर में हो गया। अब ना टेक्स्ट को ज़रा नोट कीजिएगा, टेक्स्ट जो है ना वो 2 साइड्स पे मूव किया है शेडो, थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा नीचे। ऐसी बात है ना, थोड़ा सा टेक्स्ट शेडो थोड़ा सा आगे ना, ज़रा डब्ल्यू को नोट करें, डब्ल्यू थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है और नीचे है थोड़ा सा, तो शेडो थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा नीचे है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर जो पहली वैल्यू है ना 3 2 वो बढ़ा के 5 करती हूँ। अब आपने नोट करना है कि ये आगे वाला हिस्सा चेंज हुआ है या नीचे नीचे मूव करने वाला, कौन सा हिस्सा चेंज हुआ है? आगे वाला। इसका मतलब है कि पहली जो प्रॉपर्टी है ना वो है लेफ्ट है। ठीक है, शेडो लेफ्ट साइड से मूव करेगा, या आप इसे कह रहे हैं राइट साइड की तरफ जाएगा। शेडो राइट साइड की तरफ जाएगा और शेडो बॉटम की तरफ आएगा, बॉटम बॉटम की तरफ। दूसरी वैल्यू क्या है? बॉटम बॉटम। अगर मैं ये वैल्यू इंक्रीज करूंगी तो आप देखें अब शेडो बॉटम की तरफ बढ़ेगा, बॉटम की तरफ, ज्यादा नीचे हो गया। ठीक हो गया। इसका मतलब है अगर मैं यही वैल्यू नेगेटिव में दूं, दूसरी वैल्यू, अब शेडो किस तरफ को जाएगा? ओवरलैप कर जाएंगे। ऊपर की तरफ जाएगा। पहले बॉटम था ना, अब ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक हो गया। और अगर मैं यही वैल्यू, ये वाली वैल्यू माइनस में दूं तो पहले शेडो राइट की तरफ जा रहा था। ठीक है, अब शेडो किसकी तरफ जाएगा? लेफ्ट की तरफ। देखिए लेफ्ट की तरफ। ठीक हो गया। ये वैल्यूज क्लियर होगी दोनों, तो पहली वैल्यू यस होती है मैम। राइट की तरफ और दूसरी वैल्यू होती है बॉटम की तरफ। और अगर हम यही माइनस में दे दें तो ये उल्टा काम करना शुरू हो जाती है, उल्टा। ठीक। और अगर हम यहाँ पे एक और वैल्यू भी दें, अगर हम यहाँ पे एक और वैल्यू भी दें, पहले तो ये 3 थी ना, अगर हम यहाँ पे वैल्यू दें एक और 3 पिक्सल, इसका क्या काम होता है? ये थर्ड वैल्यू का, ये थर्ड वैल्यू को नोट कीजिए। ये देख रहे हैं ये किस चीज को शो कर रहा है? ब्लर। ब्लर कितना होना चाहिए शेडो? ठीक है, तो ये पहले जो था, अगर मैं ये वैल्यू नहीं देती तो ये बिल्कुल ब्लर नहीं होता, बिल्कुल भी। ये देखिए, ये आराम से रीड किया जा सकता है। अब अगर मैं ये वैल्यू दूंगी 2 पिक्सल जितना ब्लर हो जाए, तो ये शेडो जो है वो थोड़ा सा ब्लर हो जाएगा। अभी भी रीड है, लेकिन जैसे जैसे मैं पिक्सल ज्यादा करती जाऊंगी तो ये जो है ना मेरा हल्का ब्लर, ज्यादा ब्लर होना शुरू हो जाएगा, मतलब रीड भी नहीं अब कर सकते हम इसको। ठीक हो गया, टेक्स्ट शेडो क्लियर है। यस मैम। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाते हैं, ये सारे वो टेक्स्ट शेडो प्रॉपर्टीज हैं, इसमें मैंने बहुत सारी आपको तकरीबन लगा के दिखा दी हैं कि ये सारी क्या हैं। उसके बाद फिर आपके पास आ जाता है आइकॉन्स। आइकॉन्स को चलें स्किप कर दें, ये हम फिर आइकॉन्स की क्लास एम्बेड करें तो वहां से देख लेंगे। लिंक डिस्कस करते हैं, लिंक, CSS लिंक्स के लिंक्स क्या होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो लिंक्स के लिए सबसे पहले लिंक आपके पास जो आपने देखा हुआ जो ए का टैग होता है वो हमारा क्या होता है? लिंक। ए का टैग हमारा लिंक होता है जिससे हम लिंक लगाते हैं। अब लिंक जो है ना वो 4 तरह से बिहेव करता है। कैसे? एक तो है ए कॉलन लिंक, उसका मतलब होता है सिंपल लिंक, जिसे अभी हमने विजिट नहीं किया। दूसरा हमारा ए विजिटेड होता है, जिसे हमने विजिट कर लिया है। विजिट करने का मतलब होता है जिसके ऊपर आपने क्लिक करके चेक कर लिया कि इसके अंदर है क्या। तीसरा होता है आपके पास हॉवर। हॉवर का मतलब है जिसके ऊपर आप अभी माउस लेके आए हैं। फोर्थ होता है एक्टिव। एक्टिव कहते हैं एट द टाइम ऑफ क्लिकिंग। ठीक है, यानी पहले ये सिंपल लिंक है, जब आप इसके ऊपर माउस लेके आए तो इसका मतलब है आपने हॉवर किया है। जब आपने क्लिक किया तो इसका मतलब है अब ये एक्टिव हो गया है। जब आपने क्लिक करके छोड़ के अंदर देख लिया कि अंदर क्या था, फिर वो बन गया विजिटेड। इन 4 टर्म्स में कोई प्रॉब्लम?
मैम रिपीट कर दें। अच्छा जी, अब देखें ना, फॉर एग्जांपल ये एक लिंक है, अभी फिलहाल ये एक लिंक है, अभी फिलहाल ये लिंक क्या है, ये सिंपल लिंक है, नॉर्मल। जब आप इसके ऊपर माउस लेके आए हैं तो हम कहेंगे ये अब हॉवर हो गया, ठीक है, हॉवर। जब हमने इसके ऊपर क्लिक किया है, क्लिक क्लिक करके रखा हुआ है, अब ये क्या है, अब ये एक्टिव लिंक है, एक्टिव। जब हमने क्लिक छोड़ दिया है और हमें पता चल गया कि इसके अंदर क्या था, मतलब लिंक को क्लिक करने से क्या ओपन हुआ है, तो वो क्या हो गया, विजिटेड। विजिटेड। अब वो विजिटेड हो गया, ठीक है। ये हम चेक भी कर लेते हैं यहाँ पे। लिंक लगाते हैं कोई, ये लिंक लग गया हमारा। अब यहाँ पे अब सबसे पहले जब ये सिंपल लिंक है, ठीक है, ये इस तरह से, जब ये सिंपल लिंक है तो हम क्या कर देते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर कर देते हैं। अभी ये सिंपल लिंक है तो इसका बैकग्राउंड कलर कर दिया हमने ब्लू, ठीक है। अब देखते हैं इसका ब्लू नजर आ रहा है हमें कि नहीं नजर आ रहा है। ये देखें बैकग्राउंड में ब्लू है। अब हम कहते हैं कि जब हम इसके ऊपर माउस हॉवर करें, हॉवर, तो इसका बैकग्राउंड कलर हो जाना चाहिए ग्रीन या रेड करें, ठीक हो गया। और जब हम इसके ऊपर हॉवर है ना, और जब हम इसके ऊपर क्लिक करें तो उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो हो जाए ग्रीन। और जब हम मैम क्लोजिंग भी है ना? जी जी, और जब हम इसके ऊपर विजिट कर लें तो फिर उसका बैकग्राउंड कलर हो जाए येलो कलर, ये ठीक है। जब वो सिंपल लिंक है तो उसका बैकग्राउंड कलर कुछ और हो, जब हम हॉवर करें तो रेड हो जाए, जब हम क्लिक करें तो ग्रीन हो जाए, जब हम विजिट कर लें तो वो येलो हो जाए, ठीक है। तो ये इसको सेव करके हम इसको रन कर, पहले ब्लू है, अब हॉवर कर रहे हैं तो क्या, रेड, एट द टाइम ऑफ क्लिकिंग ग्रीन, विजिट, अब विजिट कर रहे हैं, अब विजिट हो गया ना। अब देखें, अब वो असल में दोबारा से वो हो गया है रेड जो स्टार्ट में था, ठीक है। एक मिनट, टारगेट यहाँ पे लगाते हैं ना तो फिर न्यू टैब में ओपन हो जाए। अभी ब्लू है, हॉवर करने से रेड, क्लिकिंग टाइम ग्रीन, और ये अब जाके देखें, अब इसका येलो होना चाहिए था कलर। अच्छा ये स्पेस आ गई, ये स्पेस, ठीक है, स्पेस नहीं इसमें अलाउ, स्पेस होगी तो फिर वो काम नहीं करेगी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अब देखिए येलो, क्योंकि विजिट हो गया ना, विजिट होके हमने ये ओपन कर लिया है। फिर जब इसको अब दोबारा से खोलेंगे तो फिर चेक कीजिएगा, अब दोबारा से एप्लीकेशन में, अब चूंकि ये विजिट हो गया है, इसको चेक कर लिया हमने, तो इसका कलर येलो ही वो दिखाएगा,
ये चीज़ें हम यूज़ करते हैं जब हम बनाते हैं मेन्यू बार। जब हम मेन्यू बार बनाएंगे उसमें हम फिर ये चीज़ें यूज़ करेंगे, उसमें फिर आपने याद रखनी है। तो ये वही यहाँ पे वही दिया है ये। और अगर आप चाहते हैं कि ये जो लिंक के नीचे लाइन नज़र आ रही है ये ख़त्म हो जाए, तो उसके लिए आप पता है क्या लिखते हैं? उसके लिए आप लिखते हैं ए, टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी का नाम है टेक्स्ट डेकोरेशन नन। ठीक है, उससे जो लाइन होती है ना वो ख़त्म हो जाएगी इसकी। ये देख रहे हैं, अंडरलाइन ख़त्म हो गया। ठीक है, अभी भी ये लिंक है, ठीक है, लेकिन टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी पे जो है ना वो उसने क्या किया, इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट में लाइन आती है नीचे वो लाइन ख़त्म कर दी। ठीक है, और अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप लिख लें टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, तो वो वापस आ जाएगी। और अगर आप इसके मतलब अंडरलाइन तो वापस आ जाएगी। ओवरलाइन भी होता है, वो इस पे काम नहीं करेगा शायद, लिंक के ऊपर, वो आम टेक्स्ट के ऊपर काम करेगा। ठीक है, इसी तरह से आपके पास आप इसको इसी लिंक को जो है ना वो बटन शेप बना सकते हैं। बटन वो किस तरह से कि आप इसी जो आपके पास लिंक था आप इसको बॉर्डर भी असाइन कर लें, थोड़ा सा बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, और कलर इसका हम इसमें ज़्यादा कलर्स नहीं देते, मैं विजिटेड भी निकाल देती हूँ और एक्टिव भी निकाल देती हूँ, लिंक और हॉवर रहे बस। ठीक है, ब्लू और रेड होगा, यही ज़्यादा काम करते हैं। वैसे आम था हॉवर करने से चेंज हो जाए। ठीक है, अब देखिएगा अब इसके साइडों पे क्या आ गई है, देखिए हॉवर करने से हो रहा है। और ये, और फिर आप इसको जो है ना वो बटन बनाने के लिए इसको हाइट और विड्थ भी असाइन कर सकते हैं, ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। आप इसके टेक्स्ट का कलर असाइन कर सकते हैं, टेक्स्ट अलाइन कर सकते हैं, सेंटर पैडिंग असाइन कर सकते हैं। ठीक है, और इस ये डिस्प्ले इन ब्लॉक अभी हमने यहाँ नहीं पढ़ा हुआ, ये फिर जब मैं आपको मेन्यू बार बनाना सिखाऊंगी तो मैं वहाँ पे बताऊंगी कि ये डिस्प्ले इन ब्लॉक क्या होता है। ठीक है, तो ये आपके पास एक छोटा सा बटन टाइप बन गया। ठीक है, बटन आप इसको मार्जिन और पैडिंग असाइन कर सकते हैं। ये ठीक है, और अगर ये काफ़ी आपने बड़ा बनाया है तो इसका टेक्स्ट जो है ना वो लेफ्ट साइड पे आ रहा होगा। आप उसके टेक्स्ट को जो है ना वो सेंटर अलाइन कर सकते हैं अगर आपने उस टेक्स्ट को मिडिल लेके आना। उसके लिए प्रॉपर्टी है टेक्स्ट अलाइन। ये सिर्फ लिंक में नहीं, पैराग्राफ है, हेडिंग्स है, जहाँ पे भी आपने यूज़ करना आप ये प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट। अब ये एक लिंक तो है लेकिन ये एक बटन लग रहा है ना, लिंक से ज़्यादा एक बटन लग रहा है जिसके ऊपर क्लिक करें तो कुछ ओपन हो जाता है, बटन फील हो रहा है हमारे पास। इस तरह से हम बटन जो है वो बना सकते हैं अपने वेब पेज के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो अभी CSS ख़त्म नहीं हुई, अभी तो CSS काफ़ी हमारे पास है। ये अब हम ना मूव कर रहे हैं, असल में मेन्यू बार बनानी है हमने, मेन्यू बार। ठीक है, तो उसके लिए जो है ना वो हमें जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड है हम वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले लिस्ट है, मैं यहाँ पे ये चीज़ें पढ़ा देती हूँ, फिर मैं आपको एक कंप्लीट मेन्यू बार बनाना सिखा दूँगी कि वो कंप्लीट मेन्यू बार कैसे बनती है। मुझे जो चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे फिर उसके ऊपर मेन्यू बार के ऊपर अप्लाई कर लेंगे। लिस्ट आपको पता है अनऑर्डर ऑर्डर 2 लिस्ट होती है। CSS के थ्रू हम इसके मार्कर्स चेंज कर सकते हैं और इमेज लगा सकते हैं और बैकग्राउंड कलर्स वगैरह लगा सकते हैं। ठीक है, मार्कर आपने चेंज करने हो तो उसी तरह से ये UL.A क्या है, ये कोई बच्चा बताएगा? कल मैंने इसके बारे में बात की थी। .A मैम क्लास जब क्लास, डिफाइन करते हैं। जब क्लास, इसका मतलब है कोई अनऑर्डर लिस्ट है जिसे क्लास लगाई हुई है A, तो UL.A का मतलब है कि कोई अनऑर्डर लिस्ट है जिसकी क्लास है A, तो आपने उसका
उसके ऊपर जो मार्कर्स है ना वो चेंज करने हैं, जैसे हमने टाइप में भी किए थे HTML में, तो वो आप CSS के थ्रू भी कर सकते हैं। आप लिखें लिस्ट स्टाइल टाइप सर्कल, वो सारे सर्कल हो जाएंगे। लिस्ट टाइप स्केयर हो जाएंगे। इसी तरह से लिस्ट स्टाइल टाइप अपर रोमन, अगर वो ऑर्डर लिस्ट है तो वो रोमन में आ जाएंगे, जैसे ये रोमन है या हम इसमें आ जाएंगे। और अगर आप लिस्ट स्टाइल टाइप अपर अल्फा लिखेंगे तो कैपिटल ABC, लोअर अल्फा लिखेंगे तो स्मॉल ABC, और बाय डिफॉल्ट तो वो डिजिट्स ही आते हैं यहाँ पे भी, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि जो लिस्ट को ये लिस्ट में ये जो आ रहे हैं ना, यहाँ पे कोई इमेज आए, इमेज 1 2 3 ABC ना आए, या इमेज आए, ठीक है, इमेज, तो इसके लिए आप पता है क्या, ऑन लिस्ट को पिक करेंगे और ये ऑर्डर लिस्ट में नहीं आएगी इमेज, अनऑर्डर लिस्ट में आएगी। लिस्ट को पिक करेंगे आप लिखेंगे लिस्ट स्टाइल इमेज, लिस्ट स्टाइल इमेज, ठीक है। और आगे आपने क्या करना है, URL और इमेज का पाथ दे दें, ठीक है। और ये स्मॉल टाइप इमेजेस होती हैं तो ये GIF यानी आइकॉन्स की जो इमेजेस हैं वही यूज होंगी यहाँ पे, क्योंकि इनका साइज स्मॉल होता है। JPG इमेजेस तो बैकग्राउंड्स के लिए यूज होती है ना, उनका साइज बड़ा होता है। तो आप लिखेंगे लिस्ट स्टाइल इमेज, आगे इमेज का URL लिखेंगे और इधर इमेज का नाम लिखते। अगर आपकी इमेज और आपकी जो फाइल है जिसके अंदर आप कोड कर रहे हैं वो एक ही जगह पे पड़ी है, जैसे हमने कल बैकग्राउंड पे इमेज लगाई थी तो वहां पे भी मैंने URL लिखा था, ठीक है। इसी तरह से इसकी पोजीशंस भी सेट कर सकते हैं, आउटसाइड और इनसाइड। आउटसाइड का मतलब ये होता है कि जितना इसको एरिया डिफाइन है ना, जो आपके मार्कर्स होंगे वो इस एरिया से बाहर डिस्प्ले होंगे, और इनसाइड का मतलब है जितना इसके लिए एरिया डिफाइन है, जो मार्कर्स हैं वो इसी एरिया के अंदर इनसाइड डिस्प्ले होंगे, ठीक है। और अगर आप जो है ना ये चाहते हैं कि ये ना तो 1 2 3 आए और ना ही ये जो है वो बुलेट्स आए, मतलब ये डिफॉल्ट वाले भी खत्म हो जाए, जैसे डिफॉल्ट में 1 2 3 आता है या बुलेट्स आते हैं ना, वो बिल्कुल खत्म ही हो जाए, तो उसके लिए आप लिखते हैं लिस्ट स्टाइल टाइप नन। तो उसमें आपके जो इसकी टाइप होती है ना, अगर 1 2 3 है या बुलेट्स हैं तो वो निकल जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे। ये चीज़ हमें चाहिए होती है तब जब हमने मेन्यू बार बनानी होती है, बनानी हमने लिस्ट ही होती है, लेकिन हम फिर उसके जो मार्कर्स हैं 1 2 3 वो ख़त्म कर देते हैं। और इनका जो डिफ़ॉल्ट में मार्जिन होता है ना, आपको पता है जब हम ये लगाते हैं लिस्ट तो वो स्क्रीन से फासले पे डिस्प्ले होती है, हम मार्जिन भी 0 कर देते हैं, पैडिंग भी, यानी डिफ़ॉल्ट में जो इनके दरमियान फासला है और डिफ़ॉल्ट में जो ये स्क्रीन से आगे मूव किए हुए हैं वो भी जो है ना वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो ये अभी हम प्रैक्टिकल वर्क में भी करते हैं, चूंकि मेन्यू बार बनाते हुए प्रैक्टिकल वर्क पहले हम पढ़ लें चीज़ें। फिर हमारे पास आ जाते हैं CSS टेबल्स, ठीक है। आपको पता है बाय डिफॉल्ट तो टेबल को बॉर्डर लगता नहीं है, हमें वहां जाके बॉर्डर इक्वल टू 1 लिखना पड़ा था। अगर हम वहां पे बॉर्डर इक्वल टू 1 नहीं लिखते और हम कहते हैं कि CSS के थ्रू टेबल को बॉर्डर लगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम टेबल को भी पिक कर लेते हैं, TH को भी और TD को भी, क्योंकि इन सबको बॉर्डर लगाना होता है। और यहाँ लिख लेते हैं बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, तो क्या करता है, टेबल को भी बॉर्डर लग जाता है और ये TH को भी लग जाएगा बॉर्डर, और फिर TDs को भी लग जाएगा, हर कॉलम्स को भी, हर सेल्स को, ठीक है। यानी ये इतना काम वही होता है जैसे हम बॉर्डर इक्वल टू 1 लिखते हैं HTML में, ठीक। अगर हम चाहते हैं कि ये जो है बॉर्डर्स डबल बॉर्डर आ रहे हैं वो ख़त्म हो जाएं, जैसे हमने HTML में भी ख़त्म किए थे, उसके लिए हमने सेल स्पेसिंग को ख़त्म कर दिया था बिल्कुल ही। तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं बॉर्डर कोलैप्स। बॉर्डर कोलैप्स यानी पहले हम बॉर्डर लगाएंगे और फिर हम टेबल के अंदर लिखेंगे बॉर्डर कोलैप्स, और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू का नाम भी है कोलैप्स। उससे क्या होगा, उसका मतलब है जहाँ जहाँ पे डबल बॉर्डर आ रहा है ना, जैसे ये डबल बॉर्डर आ रहा था पीछे, वो कोलैप्स करके सिंगल बॉर्डर में कन्वर्ट हो जाए। तो ये इस तरह से, अब पहले इस तरह से डिस्प्ले हो रहा था, अब इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगा। तो वो काम जो हमने HTML में किया था सेल स्पेसिंग 0 करके, वो काम हम CSS से भी कर सकते हैं। उसके लिए प्रॉपर्टी क्या है, बॉर्डर कोलैप्स, और उसकी वैल्यू भी क्या है, कोलैप्स, ठीक है। अगर हम सिंपल टेबल को बॉर्डर लगाएंगे तो आउटसाइड द बॉर्डर आएगा। अगर हम सिंपल यहाँ TD को लगाएंगे तो ये इनको आएगा बॉर्डर बस। अगर हम लगाएंगे TH को तो सिर्फ इनको, सिर्फ हेडर्स को आएगा, इन बाकी किसी को बॉर्डर नहीं आएगा। इसीलिए यहाँ पे हम टेबल को भी पिक करते हैं, TD को भी पिक करते हैं और TH को भी, ताकि सबको बॉर्डर लग जाए। अगर हम सिंपल टेबल को लगाएंगे तो वो इस तरह से हमारे पास व्यू होगा।
ठीक है। फिर हमारे पास जो है वो लेआउट डिफाइन करने के लिए डिव, हम चूंकि ज़्यादातर काम डिव पे ही करते हैं, ठीक है। जब भी हम पूरे पेज के लेआउट्स पे मूव कर रहे हैं इस तरह कि पूरे पेज का लेआउट जो है वो कैसे सेट किया जाता है, ठीक है। उसके लिए हम हेडर्स, फुटर, सेक्शन भी डिव की तरह ही काम करता है, लेकिन हम इन सब में से सबसे ज़्यादा काम जो है ना वो डिव के ऊपर करेंगे कि डिव में एलिमेंट्स रख के उनको इस जगह प्लेस कर दिया, इस जगह प्लेस कर दिया, इस जगह प्लेस कर दिया। अब इनलाइन और ब्लॉक जो पहले डिस्प्ले हो रहा था वो, अच्छा लिस्ट जब आप बनाते हैं, ये जब आप लिस्ट बनाते हैं इस तरह से लिस्ट, तो ये एक एलिमेंट पहले, दूसरा उसके नीचे, तीसरा उसके नीचे डिस्प्ले होता है। इस डिस्प्ले को कहते हैं ब्लॉक डिस्प्ले, ब्लॉक, ठीक है, यानी एक ब्लॉक की सूरत में डिस्प्ले होना। अगर आपका डिस्प्ले ऐसे आ रहा है ना कि एक एलिमेंट इधर, दूसरा उसके आगे, अगला उसके आगे, तो उसे हम कहते हैं इनलाइन डिस्प्ले। इनलाइन जैसे नाम से आपको लग रहा है ना, लाइन में डिस्प्ले, एक लाइन में। और और ब्लॉक का मतलब है कॉलम्स की सूरत में, इन लाइन हॉरिजेंटल और ब्लॉक कॉलम्स वर्टिकल, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप एक यूएल लगाएं और उसका डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले जो है जो कि ब्लॉक है, और आप क्या चाहते हैं उसका डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले इन लाइन हो जाए, मतलब पहला एलिमेंट इधर आ रहा है तो दूसरा लिस्ट आइटम उसके आगे आए, तीसरा लिस्ट आइटम उसके आगे आए, तो फिर क्या करेंगे, आप एल को पिक करें लिस्ट आइटम्स को और डिस्प्ले कर दें इन लाइन। उससे क्या होगा कि आपके जो लिस्ट आइटम्स हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट वर्टिकल आ रहे थे, अब वो किस तरह से हो जाएंगे, हॉरिजेंटल। ये काम होता है इन लाइन का, एक लाइन में। और इसके लिए एक और प्रॉपर्टी भी काम करती है, फ्लोट। फ्लोट उसकी वैल्यू है लेफ्ट, फ्लोट लेफ्ट, ठीक है, यानी हम उसे जो है ना वो लेफ्ट साइड को फ्लोट कर दें, ठीक है, फ्लोट लेफ्ट, लेफ्ट साइड की तरफ फ्लोट कर दें। वो फिर इस तरह से एक एलिमेंट इधर, दूसरा इधर, तीसरा इधर, फ्लोट राइट करेंगे तो राइट साइड से फ्लोट होना शुरू हो जाएगा, राइट साइड से जो है ना वो मूव करेगा, ठीक है। और डिस्प्ले इन लाइन भी वही काम करता है आपके पास। और डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक है, ये स्पैन जो है ना ये भी डिव की तरह ही काम करता है कि आप चीज़ों को ना स्पैन है, ये दो स्पैन आपने लगाए हैं, एक आपका ये स्पैन है और एक आपका ये स्पैन है, ये दो है। और अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना एक स्पैन दूसरे के आगे नज़र आएगा आपको, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसका डिस्प्ले वर्टिकल और हॉरिजेंटल, तो फिर आप स्पैन को पिक करके ना डिस्प्ले ब्लॉक लिखेंगे। उससे क्या होगा, पहले एक स्पैन नज़र आएगा फिर दूसरा नज़र आएगा, ठीक है। स्पैन की जगह आप डिव भी यूज़ कर सकते हैं, डिव भी, ठीक है। वो यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक का बताया हुआ है कि यहाँ पे ना लिंक लगाए हैं 4, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट एक दूसरे के सामने नज़र आ रहे थे, एक दूसरे के सामने। जैसे ही हमने ए के टैग को पिक करके डिस्प्ले ब्लॉक किया, तो वो क्या होगा कि वो लिंक्स जो है ना हमें एक इधर, एक इधर, एक इधर, इधर, इस तरह से वर्टिकल नज़र आना शुरू हो जाएंगी। मतलब सिंपल बात क्या है, इन लाइन में एक लाइन में चीज़ें नज़र आती हैं, ब्लॉक में जो है ना वो वर्टिकल नज़र आती हैं, इन लाइन में हॉरिजेंटल, ब्लॉक में वर्टिकल, ठीक हो गया। इन लाइन में रो वाइज, ब्लॉक में कॉलम वाइज, ठीक है, ये इसमें है। फिर हमारे पास प्रॉपर्टी है डिस्प्ले नन, ठीक है। एक तो था ना डिस्प्ले इन लाइन, एक डिस्प्ले ब्लॉक, और तीसरी इसकी है डिस्प्ले नन। डिस्प्ले नन का मतलब है कि वो चीज़ जो है ना वो हाइड हो जाती है, हाइड, डिस्प्ले उसका ख़त्म हो जाता है, ठीक है, मतलब वो चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी। ये आप कहाँ लगाते हैं, जैसे आपका आईडी और पासवर्ड गलत हुआ तो फ़ौरन से एक एरर मैसेज आ जाता है जो कि पहले नहीं होता। इसका मतलब है पहले से उस एरर मैसेज का डिस्प्ले नन किया होता है, ठीक है, मतलब वो लगा होता है, वो रन टाइम पे थोड़ी लग जाता है, वो लगा होता है लेकिन उसका डिस्प्ले ख़त्म किया होता है कि जैसे ही यूज़र जो है आईडी और पासवर्ड गलत होगा तो हम इसका डिस्प्ले दोबारा से वापस ले आएंगे, ठीक है। ये होता है डिस्प्ले नन। फिर एक चीज़ होती है विजिबिलिटी हिडन, उसमें भी वो चीज़ गायब हो जाती है, लेकिन डिस्प्ले में और विजिबिलिटी ख़त्म करने में क्या है, डिस्प्ले में उसकी जो